हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे BLED कोर्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, इन सब के बारे में, और इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं, इनके बारे में, और रिलेवेंस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षक की दृष्टि से जो टीचिंग है, शिक्षण है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, रिलेवेंस के बारे में, इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो लेकिन गाइज, इन सबसे पहले हम आज के जो सेशन है इसका स्टार्ट करना चाहते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए। जैसा कि गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अगर आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस से दूर रहेंगे। आप सक्सेस से दूर कितना दिन तक रह सकते हैं? अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क वास्तव में कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्ट्स है, जो सक्सेस है, वो ज़रूर मिल जाएगी। तो गाइज, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, चीज़ों को हमेशा को रिलेट करके समझते रहिए। तो गाइज, आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कोई भी सेशंस ले सकते हैं, लेकिन जो अंदर वाला जो फीलिंग्स है उससे ही हम अपने आप को मोटिवेट रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो गाइज जैसे कि जो टीचिंग है इसका जो मीनिंग है, डिफिनीशंस है, इसके जो स्कोप्स हैं, नेचर हैं, और इसके करेक्टरिस्टिक्स यानी जो विशेषताएं हैं, अगर आप लोगों को इसको भी समझना है, इसका भी नोट्स प्रिपेयर करना है, तो आप BLED कोर्स के चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप लोगों के सामने पहले जाए। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के उद्देश्य, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है ताकि उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्णतः विकसित हो सके। यानी कि अगर हम टीचिंग बच्चों को दे रहे हैं तो उसका एक एम रहता है कि जो बच्चा है, जो बालक है, जो सीखने वाला है, उसका हम संपूर्ण विकास करें, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करें, उसका सामाजिक विकास करें, उसका मानसिक विकास करें, उसका संवेगात्मक विकास करें, उसका संज्ञानात्मक विकास करें। तो इस प्रकार से हम शिक्षण का उद्देश्य समझ सकते हैं कि जो बालक है उसका संपूर्ण विकास करना, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। फिर गाइज, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। जैसे कि अगर उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसमें वो अपने डिसीजन ले सके, ऐसे जो क्वालिटीज़ है उसके अंदर डेवलप करना, ये भी शिक्षण का एक अहम पॉइंट है या अहम उद्देश्य बोल सकते हैं गाइज। फिर उसके बाद है कि शिक्षण द्वारा छात्र के आंतरिक एवं बाह्य अनुभव से सामंजस्य स्थापित करना। जैसे कि गाइज, अगर हम नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को तो हमेशा हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को जो नॉलेज दें उसको हम पूर्व ज्ञान से आधारित उनको ज्ञान को देना चाहिए। जैसे उनको पूर्व ज्ञान से जोड़कर नॉलेज देना चाहिए, ताकि जो पूर्व ज्ञान है और जो नवीन ज्ञान अभी हम देने जा रहे हैं उसके बीच जो उसका अंतराल है वो जीरो रहे, ताकि जो बच्चा है पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान से जोड़ सके और उसे आसानी से बिना स्ट्रेस के वो चीज़ों को याद रख सके। तो इस प्रकार से ये शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को जो नॉलेज दिया जा रहा है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित देना चाहिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर देना चाहिए। फिर गाइस, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सहायता प्रदान करना है, जिसके द्वारा वह उत्तम विचारक तथा उत्तम कार्यकर्ता बन सके। जैसे कि ये है इसमें कि अगर बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है तो उसके द्वारा वह अच्छे विचारक, यानी कि अपने चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में चिंतन मनन करने लगे, तर्क करने लगे, उत्तम कार्यकर्ता यानी कि अपने कार्यों को सही तरीके से कर सके और अपने जो फ्यूचर है उसमें भी उसका अच्छा रिजल्ट्स पा सके। इस प्रकार से हम शिक्षण का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर्स में भी अच्छा काम कर सके और चीज़ों को अच्छे तरीके से भी कर सके। ये शिक्षण का उद्देश्य है। फिर गाइस, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों को स्व अनुभूतियों, प्रत्यक्ष कारणों से समायोजन करते हुए वास्तविकता का बोध कराना। जैसे कि जो बालक होता है या जिनको भी हम शिक्षा दे रहे हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अनुभूति या एक्सपीरियंस रहता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको वस्तुओं के बारे में नॉलेज रहता है, तो उसको हम वस्तुओं के बारे में, अगर जैसे कि हम बता रहे हैं पेड़ पौधों के श्वसन के बारे में या पेड़ पौधों के पत्तियों के बारे में, पेड़ पौधों के जो पार्ट्स हैं, उनके जो अंग हैं,
रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, इन सब के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष उसको ले जाकर अगर दिखा देते हैं तो बच्चों के मन में वो हमेशा स्थायी रहता है। इस प्रकार से उसका वो खेल खेल के माध्यम से सीख भी जाएगा। उसको हम कई तरीके से बता सकते हैं। तो शिक्षण का उद्देश्य यही रहता है कि हम बच्चों को उसके अनुभूति के आधार पर प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखाकर उसके जो वास्तविकता का जो बोध है उसको कराएं। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, यानी कि जैसे उसके जो लाइफ है उसमें जो भी चीज़ें या जो भी नॉलेज उसमें उसका वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में, डेवलप करने में सहायता दे रहा है, तो ऐसी सभी जानकारियों को बालक को बताया जाए ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है उसे सीखे ना, उसका मन ही ना करे। अगर मन नहीं कर रहा है तो हमारा यही काम होता है कि हम बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें ताकि बच्चा अपने आप से चीज़ों को सीखने के इन्वॉल्व रहे और वो अपना अधिगम भी कर सके, यानी कि चीज़ों को सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना, यानी कि मानसिक शक्ति को हम समझ सकते हैं चिंतन मनन करना, कल्पना करना, लॉजिक तर्क रखना। तो इन सब जो है अगर वो सही तरीके से कर रहा है तो इसका मीन्स यही है कि उसका मानसिक विकास जो है अच्छे से हो रहा है। तो गाइज जो बच्चों का जो मानसिक विकास है वो करना शिक्षण का उद्देश्य है। फिर गाइज उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों में पाई जाने वाली पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार करना एवं मानवीय गुणों का विकास करना। पार्श्विक प्रवृत्तियों यानी कि पार्श्विक प्रवृत्ति यही होता है जैसे कि हम चोरी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो ये पार्श्विक प्रवृत्तियाँ कही जाती हैं। इसका मीन्स आप ये नहीं ले सकते हैं कि जो पशु हैं वो उसके अंदर मतलब अच्छे गुण नहीं होते हैं। अब तो ऐसा नहीं है, जो पशु है उनके भी अंदर दया की भावना, सहानुभूति की भावना देखी जाती है। कई एग्जाम्पल्स आए हैं ऐसा हमारे सामने। फिर गाइज मानवीय गुण को इससे समझाया जा सकता है कि मानवीय गुण यही होता है कि सत्यनिष्ठा हो बालक के अंदर, और फिर उसके बाद सत्य, बच्चा जो है वो चोरी ना करे, सत्य वचन बोले, और अपने जो भाई बहन हैं उनका रिस्पेक्ट करें, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करें, और कभी भी एक दूसरे को परेशान ना करें, एक दूसरे और बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी ना हो, निस्वार्थ भाव से काम को करें और अपने देश के लिए अच्छा करें। तो ये मानवीय गुण के अंदर गत हम रख सकते हैं कि अच्छा व्यवहार जो होता है वो मानवीय गुण है। तो बच्चे के अंदर शुरुआत में उतना समझ नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो टीचर्स का कर्तव्य होता है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि पार्श्विक प्रवृत्ति यानी कि जो बुरे आचरण है उसको छोड़कर अच्छे आचरण उसको सिखाया जाए, मानवीय गुण सिखाया जाए। बच्चों को सही बोलने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाए और मोटिवेट किया जाए कि आपको सही कार्य करने से सही रिजल्ट्स भी मिलते हैं, वो देर भले ही मिले लेकिन सही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस प्रकार के हम मानवीय गुण को बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है छात्रों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना। जैसे गाइज उनके अंदर हमें हमेशा क्रियाशीलता यानी कि जो क्रिएटिविटी है इन सब के माध्यम से उससे हमेशा एक्टिव रखना चाहिए बच्चों को। संगठन क्षमता यानी कि अगर समूह में कोई कार्य कर रहा है तो उसे अच्छा लगे और वो समूह में कार्य करना पसंद करे। इस प्रकार से हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं। और व्यवहारिक गुणों का विकास करना, व्यवहारिक गुण मीन्स यही है कि अगर जहाँ वो रह रहा है तो ऐसा कार्य करे ताकि सभी लोगों को पसंद आए और वो अच्छा भी रहे उसके बालक के लिए। उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना और उसे करके सीखने के लिए तैयार करना बच्चों को, ताकि वो करके यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करके अपने चीज़ों को सीख सके अपने आप से और इंटरेस्टिंग तरीके से भी सीख सके, ताकि वो उसमें उसको उबाऊ ना लगे और वो चीज़ों को अच्छे से सीखते रहे और उसको कंटिन्यू भी करिए। तो ये शिक्षण का उद्देश्य है। फिर गाइस उसके बाद है छात्रों में संवेदनशीलता का विकास करना, यानी कि शिक्षण का ये भी एक उद्देश्य है कि छात्रों में जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिव है, ये भी डेवलप करना। फिर गाइस इसके बाद है छात्रों को प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। जैसे कि गाइस सैद्धांतिक ज्ञान, अगर हम चीज़ों को, रूल्स को, रेगुलेशंस को सिखा रहे हैं उसे खुद भी अपने ऊपर ट्राई करें ताकि बच्चा जो है हमको आइडियल मानकर चीज़ों को सीख सके। और जैसे कि सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना।
तो जैसे गाइज अगर हम मैथमेटिकल शेप लेते हैं तो बच्चों को बताते हैं जो ट्रायंगल है या त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इन सबको अगर हम केवल ऐसे तथ्य के माध्यम से समझा रहे हैं तो बच्चा नहीं समझ में आएगा उसको। वो अगर उसको हम त्रिभुज से रिलेटेड अगर कोई वस्तु लेकर आकर उसके सामने रख दे रहे हैं, उसको तब बता रहे हैं कि देखिए बच्चे, देखिए बालक, इसमें जो है 3 भुजा है, 3 कोण है, इस प्रकार से 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, यानी कि उसको हम करके दिखाएं। इस तो मैथमेटिकल शेप्स हो सकते हैं या कोई पदार्थ भी हो सकता है या कोई फल फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर कैप्सिकम है तो उसका कलर क्या है, तो ऐसे हम ना बता दें कि उसका कलर हरा है, उसको हम उसके सामने लेकर आएँ, चाहे वो आर्टिफिशियल भी बहुत सारे मिलते हैं। तो उन सबको अगर हम, जो बच्चे होते हैं उनके सामने उतनी समझ नहीं उनकी होती है, अगर हम उनको केवल तथ्य बता रहे हैं तो तथ्य के आधार पर जो नॉलेज है नहीं गेन कर सकते हैं। तो उनको तथ्य के साथ साथ हम प्रैक्टिकली उसको भी दिखाएं कि ये ऐसा होता है, ये इस तरीके से होता है, तो बच्चा जो है उस ज्ञान को स्थायी रूप से समझ पाएगा और उसको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो इस तरीके से हम उसका विकास कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है छात्रों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता प्रदान करना। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, यानी कि जो बालक है उसको इस प्रकार से शिक्षा देना ताकि वो अपने एटमॉस्फेयर के समक्ष, अपने सोसाइटी के समक्ष समायोजित अपने आप को कर सके और चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ सके। फिर गाइस उसके बाद है कि छात्रों में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूत करने के योग्य बनाना। आत्मविश्वास यानी उसको कॉन्फिडेंट करना, अगर वो सही चीज़ बता रहा है तो उसको मोटिवेट करना, हाँ आप बहुत सही बता रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छे। इस प्रकार से उद्दीपक वर्ड का हम यूज़ करके उसका हम आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आत्मानुभूति, जैसे कि वो अपने आप के बारे में सोचें, हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, इस सब के बारे में हम शिक्षण के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है छात्रों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना एवं सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। सृजनात्मक क्षमता यानी कि क्रिएटिविटी। जैसे कि गाइस सृजनात्मक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी नवीन वस्तु का आविष्कार किए हैं, खोज किए हैं, निर्माण किए हैं, तो उसका अपना यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नवीन चीज़ का आविष्कार तो कर लिए हैं, वो नवीन है, सबसे अलग है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो ये चीज़ें सृजनात्मक नहीं होगी। सृजनात्मक वही है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं वो सबसे अलग हो और उसका यूज भी हो, हम समाज में उसका यूज कर सकें। तो गाइस जैसे कि बच्चे नवीन नवीन सोच उनके अंदर डेवलप होती है और नवीन परिस्थितियों में जब जाते हैं तो वो नवीन प्रकार से सोच रखते हैं, तो उन सबको ये मोटिवेट करना चाहिए कि आपका सही है, आप इस प्रकार से और अच्छे कर सकते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। और अगर वो कोई चीज़ एक्टिविटी करके ला रहे हैं, कोई चीज़ बनाकर ला रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो चाहे आर्ट ही बनाए, चाहे कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, तो हमेशा मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चा जो है उसके क्षेत्र में उसका जो सृजनात्मक शक्ति है और ज़्यादा बेहतरीन हो सके। फिर गाइस उसके बाद है छात्रों का मार्गदर्शन करना एवं उपयुक्त व उपयोगी रास्ता चुनने की क्षमता का विकास करना। यानी जो बच्चे हैं उनको इतना नहीं पता होता है, तो उनका हमारा कर्तव्य होता है कि जो बच्चा है उसका मार्गदर्शन करें। यानी शिक्षण का उद्देश्य ही यही होता है कि बच्चों का मार्गदर्शन करें। फिर गाइस उसके बाद है छात्रों में आत्मव्यक्त का विकास करना, जिससे वे अपने अनुभवों तथा विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके। यानी कि बच्चे को अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना। जैसे बहुत से बालक होते हैं जो डरे सहमे से हुए रहते हैं, वो अपनी बातों को जानते तो हैं पर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं दूसरों के सामने। तो बच्चों को ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमेशा कॉन्फिडेंट रखना चाहिए ताकि वो अपने भावों को, विचारों को आसानी से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। ये शिक्षण का उद्देश्य है। फिर गाइस उसके बाद है कि छात्रों के क्रियात्मक पहलू को विकास करना, यानी कि उसकी एक्टिविटी जो है उसको भी डेवलप करना। फिर गाइस उसके बाद है छात्रों का व्यक्तिगत रुचियों का विकास करना, यानी कि छात्र जो है उसके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रस्तुत का विकास करना। जैसे कि अगर वो कुछ अलग तरीके से सोच रहा है, कुछ अलग तरीके से करना चाह रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को विकास, उस इंटरेस्ट के माध्यम से हम ऐसा शिक्षा दें कि उसके इंटरेस्ट से भी रिलेटेड हो और उसके जो दैनिक कार्य हैं उससे भी रिलेटेड हो और उसके फ्यूचर में भी वो काम दे सके। ऐसे उसका हम समन्वय स्थापित कर उसका विकास कर सकते हैं। फिर उसके बाद है छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना। यानी ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान हम अभी बता दे रहे हैं बस उतना ही है, हम उसको इस तरीके से करें ताकि उसके बालक के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न रहे, वह चीज़ों को हमेशा नया नया चीज़ सीखना चाहे। तो इस तरीके से
ये जो है शिक्षण के उद्देश्य हैं। शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए अगर जैसे कि हम ये एग्ज़ाम में आ जा रहा है कि शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो अगर हम इसको लास्ट इतना लिख रहे हैं पॉइंट वाइज, फिर उसके बाद अगर हम अपने निष्कर्ष लिख दे रहे हैं, तो जो शिक्षक है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो समझ जाता है कि बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है। तो आप निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा। तो निष्कर्ष के रूप में रायबन ने स्पष्ट किया है कि जब बालक का उत्तम शिक्षण हो चुकता है तो वह एक समयबद्ध विकसित व्यक्तित्व सहित विद्यालय छोड़ता है। वह आत्मविश्वासी होता है, उसमें उत्तम रुचियां होती हैं, वह समाज के जीवन में सृजनात्मक भाग लेने हेतु तत्पर रहता है। जीवन तथा उसकी समस्याओं के प्रति उसका एक साहसपूर्ण एवं सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करने की कामना उसके चित्त में उत्पन्न हो चुकी होती है। तो गाइस, जैसे कि शिक्षण का यही उद्देश्य होता है कि बच्चों को हम अच्छे से समझाएं और जो बच्चा है उसका सृजनात्मक उसका जो विकास है ये सब भी करें, ताकि बच्चा जो अगर स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकले तो अपना जो राय है या अपना जो डिसीजंस है वो अपने आप ले सके। इस तरीके से हम बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर गाइज हम बात करते हैं शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व, यानी शिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इन सब के बारे में। गाइज, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़ गाइज। फिर उसके बाद कंटिन्यू करिए कि शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षण का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों को नॉलेज देना। फिर सेकंड है कि शिक्षण के व्यवहारों में मनोवृत्तियों के शिक्षण द्वारा परिवर्तन लाया जाता है, यानी कि व्यवहार एवं मनोवृत्तियों में शिक्षण द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। जो बच्चा है अगर वो पहले असभ्य व्यवहार कर रहा है या पाशविक वृत्तियाँ उसके अंदर है, तो अगर हम उसको शिक्षण दें तो इस तरीके से शिक्षण दें ताकि वो मानवीय गुणों को प्राप्त करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके, वो व्यवहार समाज के लिए एडजस्ट हो सके और वो अपने आप को भी एडजस्ट कर सके समाज में। इस तरीके से हम उसके व्यवहार को डेवलप कर सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद है कि वर्तमान तथा भावी जीवन की सफलता के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। यानी कि वर्तमान यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, फ्यूचर के उसके जो सक्सेस है उसके लिए जो शिक्षण है एक महत्वपूर्ण साधन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके जो फ्यूचर्स हैं या फ्यूचर्स में जो घटनाएं होने वाली हैं उससे अगर हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो संबंधित रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो संबंधित ना रहे, बस हम तथ्यों के आधार पर बच्चों को जानकारी दें। बच्चों को हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाएं ताकि वो अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजंस के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिसीजन ले सकें और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपने आप से कर सकें। फिर गाइस, उसके बाद है कि अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। फिर गाइस, उसके बाद है कि छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हेतु आवश्यक है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हेतु शिक्षण आवश्यक है। यानी कि अगर बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है तो उसके लिए शिक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षण के माध्यम से ही नॉलेज को गेन कर पाता है। और गाइज, अगर आप इससे अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत पूरा इसका अच्छे से कंटेंट खोज कर निकाला है आपके लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए और अपना नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर लें। तो गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे जो शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व है। तो गाइज, यहाँ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को और अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बता दिया है आप लोगों को, और अगर आपको और ज़्यादा समझना है, अगर आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को, कंटेंट को बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है, आप समझ सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, फिर हम उसे नेक्स्ट सेशन में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो गाइज, अभी आप इतना देख सकते हैं। फिर गाइज, यहाँ है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि शिक्षण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य। एक शिक्षा का उद्देश्य ही होता है जो शिक्षण को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हम शिक्षा का यही उद्देश्य होता है कि जैसे कि शिक्षण के कुछ निश्चित अधिगम उद्देश्य हैं: कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक तथा श्लाघात्मक आदि। प्रत्येक उद्देश्य या कौशलात्मक या अवबोधात्मक के लिए भिन्न प्रकार का शिक्षण होगा। जैसे कि अगर विभिन्न टाइप के स्किल्स होंगे तो विभिन्न टाइप के उसके शिक्षण भी किए जाएंगे, शिक्षण भी उसको दिया जाएगा बालक को। तो उसका उद्देश्य निर्धारित करता है कि बालक को किस प्रकार से शिक्षण देना है। जैसे कि अगर छोटे बालक हैं तो उनको एक्टिविटी के माध्यम से, उनको करके सीखने के माध्यम से, उनके खेल के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण दे सकते हैं। बट जो अगर बड़े बच्चे हैं उनको हम खेल के माध्यम से शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उनको हम लेक्चर के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको हम शिक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित करता है कि
बच्चों को किस तरीके से शिक्षण देना है। तो ये एक कारक है इसका। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नताएं। जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इसका भी प्रभाव इस पर पड़ता है। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी परस्पर एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, रचनात्मक तथा संवेगात्मक रूप से पर्याप्त मात्रा में भिन्न हो। व्यक्तिगत भिन्नता का मीन्स यही होता है कि बच्चे जो हैं वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इन तरीकों से अपने आप में अलग अलग सभी बच्चे रहें, और उनके जो सोचने का नज़रिया है, उनका जो दृष्टिकोण है या सीखने की जो गति है, ये सब भिन्न तरीके से हो। तो अगर ये भिन्न तरीके से है तो हमें सबको लेकर चलना है। तो हमें ऐसा शिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि सभी बच्चे का विकास हो सके। जैसे जो तेजी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, अगर हम उनको धीमे गति शिक्षा देंगे तो उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें इस प्रकार से शिक्षा देना है या शिक्षण देना है कि सभी बच्चों का हर एक प्रकार का विकास हो सके। फिर गाइस उसके बाद है छात्रों का मनोशारीरिक स्तर। मनोशारीरिक यानी मानसिक और शारीरिक, तो इन सभी का जो स्तर है ये भी शिक्षण पर प्रभाव डालता है हमारे। अगर हम क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उनके हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी लेकर शिक्षा देते हैं। अगर उनका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। फिर गाइस उसके बाद है विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर, यानी कि जो कंटेंट है उसका स्वरूप व स्तर, यानी कि लेवल के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अगर छोटे बालक हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनका कंटेंट रहना चाहिए, बड़े बालक हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका कंटेंट रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं, टीचिंग को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद है गाइस कक्षा का वातावरण। जैसे कि कक्षा का वातावरण ये भी जो शिक्षण है इसको प्रभावित करता है। प्रभावित करने वाले कारक में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक ये भी होता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो उसी अगर जहाँ हम शिक्षा दे रहे हैं कई बच्चे खेल रहे हैं, कई बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे का जो ध्यान है वो भटक जाएगा, वो अब्स्ट्रैक्ट होगा, इधर से उधर वो डिस्ट्रैक्ट होगा, वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ में आएगा उसको। अगर कोलाहल भी पूर्ण वातावरण है, जैसे कि शोरगुल हो रहा है चारों तरफ और बच्चों को हम समझाने बैठ गए हैं कि बच्चा ये ऐसा है वो ऐसा है, तो बच्चे का ध्यान लगेगा ही नहीं, उसको ध्यान से सुनाई ही नहीं देगा। तो अपने वो ज्ञान से या अपने वो गोल से डिस्ट्रैक्ट होगा कि हमें क्या पढ़ना है, वो नहीं समझ पाएगा। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से जो रहेगा उसी को ही समझ पाएगा। तो कक्षा का वातावरण हम शोरगुल ना रखकर शांतिपूर्ण वातावरण रखें। क्लासरूम में जैसे कि व्यवस्था ऐसी रहना चाहिए ताकि सभी बच्चों को जो ब्लैक बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, वो सभी बच्चों को समान रूप से दिखना चाहिए। और जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक भी हमारा क्लियर रहना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को गेन कर सकें। फिर उसके बाद गाइज है कि शिक्षण क्रिया का नियोजन। शिक्षण क्रिया का नियोजन भी पूर्ण रूप से जो है टीचिंग को प्रभावित करता है। यदि शिक्षक बिना किसी योजना के शिक्षण की क्रियाओं का संपादन करता है तो उसकी शिक्षण क्रियाएं कभी भी रोचक एवं प्रभावक नहीं होती है। जैसे कि अगर वो प्लानिंग, जो टीचर है जो सिखाने के लिए क्लास में जा रहा है स्टूडेंट को, अगर उसका प्लानिंग नहीं है पहले से कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो अगर ऐसा वो पहले से प्लान नहीं किया है तो बच्चों को ठीक तरीके से नहीं समझा पाएगा, क्योंकि उसका खुद ही प्लानिंग गड़बड़ है तो बच्चों को ठीक तरीके से नहीं समझा पाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीचर है उसका पहले से प्लानिंग रहे, जो बच्चों को समझाना रहे, ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझा सके। फिर आज उसके बाद है शिक्षण की विशेषताएं एवं योग्यताएं। जैसे कि गाइस जो टीचर बनने जा रहे हैं तो उनके लिए कंपलसरी है, उनको टेट, फी टेट या सुपर टेट इन सारे एग्ज़ाम क्लियर करने रहते हैं। केवीएस के भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, रीट के भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो ये सब नेट है, जेआरएफ है, तो ये सब उनके मतलब क्लियर करके तभी आना है। क्योंकि गाइज अगर हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, अगर हमारा खुद की कुशलता या खुद की योग्यता नहीं है तो हम बच्चों को क्या नॉलेज दे पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद का नॉलेज रहना, यानी टीचर का नॉलेज रहना, उसके अंदर एबिलिटी का रहना, उसके अंदर ज्ञान का रहना, वो बच्चों के तरीके से पढ़ा भी सके। इस प्रकार से क्वालिटी टीचर के अंदर रहना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो सीख सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है वो कंपलसरी कर दिए हैं कि बच्चे को, अगर वो टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं, टीचर को ही पढ़ा रहे हैं, तो वो उनके अंदर एबिलिटी रहना चाहिए। और उनको जो ये बीएड है या बीएलएड है, डीएलएड है, इन सभी को किए रहना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को ट्रेनिंग लिए रहे ताकि बच्चे जो हैं अच्छे से समझ पाएँ। फिर उसके बाद गाइज है भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, यानी कि भौतिक सुविधाओं जैसे कि जो बालक है, अगर बच्चों को सिखाया जा रहा है तो उसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, डेस्क बेंच चाहिए, इन सभी को रहना ज़रूरी है। ये तो उसकी बेसिक नीड होती है क्लास की।
फिर ये हम देखते हैं। फिर उसके बाद है कि फिर उसके बाद है बाल केंद्रित एवं शिक्षण प्रविधि। जैसे कि अब वर्तमान जो शिक्षा दी जा रही है ये बाल केंद्रित है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं उनको हम पहले ही तरीके से, जैसे मुगल कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा दी जा रही थी, तो उसमें टीचर का प्राथमिकता था, टीचर को केंद्र में बिंदुमान कर दिया जाता था। बट ऐसा नहीं है। अब जो बालक है उसी के रुचि के अकॉर्डिंग, उसी की योग्यता के अकॉर्डिंग, उसी की गति के अकॉर्डिंग और उसके जो रुचि है, इंटरेस्ट, इन सब के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दी जाती है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और उसे, क्योंकि बच्चा जो है ज़्यादा अपना इंटरेस्ट खेल में रखता है, तो खेल के माध्यम से अगर उसको शिक्षा दिया जाएगा तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। फिर गाइज उसके बाद यहाँ है कि मूल्यांकन प्रतिफल। जैसे कि गाइज मूल्यांकन प्रतिफल में शिक्षण कैसे प्रभावित करता है, मूल्यांकन प्रतिफल शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है, हम देख सकते हैं कि गाइज जैसे कि मूल्यांकन हम इस आधार पर करते हैं कि बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं वो किस हद तक उस चीज़ों को सीख पा रहा है, उसकी सफलता कहाँ तक है, असफलता कहाँ तक है। तो गाइज जैसे कि मूल्यांकन हम फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं इसका। तो मूल्यांकन हम बच्चों को इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम कोई नई प्रविधि विधि अपना रहे हैं या सिद्धांत अपना रहे हैं तो बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल है, वो कहाँ तक उस चीज़ों को समझ पा रहा है। अगर वो चीज़ों को समझ पा रहा है, उस पर मतलब सफलता है, यानी कि जो हम प्रविधि टेक्निक्स विधि अपना रहे हैं, टेक्निक्स जो भी स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं, अगर उससे बच्चों का विकास हो रहा है तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और अगर बच्चे ऐसे सीखने में असफल रहते हैं तो इसको फिर हम हटा देते हैं। तो गाइज इस प्रकार से हम मूल्यांकन करके बच्चों का विकास भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद गाइज है शिक्षक की दृष्टि से शिक्षण की प्रासंगिकता। शिक्षण की दृष्टि से शिक्षण की प्रासंगिकता, यानी कि अगर हम टीचर की दृष्टि से लें, यानी कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, तो शिक्षण की टीचिंग की क्या प्रासंगिकता है इसके बारे में। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षण शिक्षा का एक साधन है तथा इसका विशेष कार्य ज्ञान एवं निपुणता प्रदान करना है। अध्यापक वर्ग द्वारा अपनाया गया व्यवसाय या किसी व्यक्ति को कुछ शिक्षण या कुछ विशेष ज्ञान कौशल रुचियों एवं अभिरुचियों आदि को प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता शिक्षण है। जीवन की सफलता का आधार ही शिक्षण है। जैसे कि अगर हम बच्चों को सिखाने जाते हैं तो शिक्षण के ही माध्यम से सिखाते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं उसको, अगर हम सफलता दिलवा रहे हैं, उसको अपने लाइफ में सफल हो रहा है, तो इसका मुख्य जो बेसिस है वो उसका टीचिंग है। तो गाइज ये सभी जो हैं वो मतलब कि हम यहाँ देख सकते हैं पॉइंट वाइज कि अतः शिक्षक की दृष्टि से, यहाँ आप लोग इसका नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए कि मैम मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो हम उसका डिटेल आपको ज़रूर बताएंगे। फिर गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि आधुनिक मानव आज जो कुछ भी एवं जो कुछ भी उसके पास है वह सब शिक्षण का ही परिणाम है। शिक्षण का लक्ष्य बालक को आवश्यक ज्ञान कौशल तथा समाज में रहने की आवश्यक विधियों के सीखने एवं ग्रहण करने की योग्य बनाता है। अतः शिक्षण एक कार्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? कार्य केंद्रित प्रक्रिया है। क्योंकि हम शिक्षण के माध्यम से चीज़ों को अपने कार्यगत रूप में शामिल करते हैं, उसको कार्य करके अच्छे से दिखाते हैं। और जो इनोवेशंस किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कई सारे इनोवेशन आए हैं। जैसे कि पहले था तो हम बच्चों को केवल ऐसे ही मौखिक रूप से ओरली समझाया करते थे, बट अब ऐसा है कि हम बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के सहायता से, प्रोजेक्टर के माध्यम से इतनी नवीन जानकारियाँ देते हैं कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है और वो उस तरीके से अपने ज्ञान को इंक्रीज कर सकता है। तो गाइज आप यहाँ देखें कि शिक्षक की दृष्टि से शिक्षण की जो मेन हमारा पढ़ने का उद्देश्य था, जो हम पढ़ने चाहते थे, जो उसका पॉइंट था, वो यहाँ है कि शिक्षण की दृष्टि से शिक्षण की प्रासंगिकता का वर्णन इस प्रकार है। शिक्षक शिक्षण के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सफल होता है। वांछित परिवर्तन जैसे कि जो हम चाहते हैं, जिस प्रकार के परिवर्तन चाहने के लिए हमने अपने स्ट्रेटजी बनाई थी बच्चों को समझाने के लिए, हमने प्लान किया था, तो अगर वैसे परिवर्तन हम लाने के लिए शिक्षण का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों का हमारे हिसाब से परिवर्तन हो सके अच्छे तरीके से और वो यूजफुल भी हो। फिर गाइस उसके बाद है कि शिक्षक शिक्षण के द्वारा छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। जैसे कि जो शिक्षक है वो शिक्षण के ही माध्यम से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है कि बच्चे नवीन ज्ञान को अगर देख रहे हैं तो उसके बारे में किस प्रकार के दृष्टिकोण रखें।
उनके जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करना एक टीचर का उद्देश्य होता है। फिर गाइज उसके बाद है कि शिक्षण के द्वारा शिक्षक छात्रों की कमजोरी का निदान करके सुधार के लिए उपचार देने का कार्य करता है। यानी जो शिक्षण है उसी के माध्यम से शिक्षक छात्र की कमजोरियों का निदान करके सुधार करने यानी कि सुधार के लिए उपचार देने का कार्य करते हैं। यानी कि शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों को कमजोरियों, उनके जो अंदर कमजोरी है या जो वो सीखने से जो रिलेटेड उनके अंदर परेशानियां हैं, उनको हम शिक्षण के माध्यम से पहचानें और उनका समाधान भी करें। ऐसा नहीं केवल हम पहचान कर छोड़ दें, हम उसका समाधान उस बच्चे का ना करें। हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम बच्चों की परेशानियों को, कमजोरियों को जानें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, उसको अच्छे से चीज़ों को समझाएं। फिर गाइज उसके बाद है कि शिक्षण की क्रियाएं अनुदेशन प्रारूप तैयार करने में सहायक होती हैं एवं इन क्रियाओं के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती हैं। जैसे कि अनुदेशन यानी कि सूचना प्रारूप तैयार करने में सहायक होती है। जैसे कि शिक्षण के माध्यम से जो टीचर भी होता है वो अपने प्रारूप तैयार करता है एवं इन क्रियाओं के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। वैज्ञानिक मीन्स यानी कि जो वो ज्ञान देता है वो क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से देता है। फिर गाइज उसके बाद है कि शिक्षक को शिक्षण के द्वारा बालकों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को विकसित करने में सहायता प्राप्त होती है। यानी जो टीचिंग है इसके ही माध्यम से जो बालक है उसके ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का और जो क्रियात्मक पक्ष है उस सबको विकसित किया जा सकता है। फिर गाइस उसके बाद है कि शिक्षण द्वारा ही शिक्षक छात्रों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता तथा व्यवहारिक गुणों को विकसित कर सकता है शिक्षण के ही माध्यम से। फिर गाइस उसके बाद है कि शिक्षण द्वारा शिक्षक छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को विकसित करता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन एवं नवीन आविष्कार आदि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यानी कि बच्चों को मोटिवेट करना कि वो जो नए क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जो नए चीज़ों को आविष्कार कर रहे हैं, नए चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, नए चिंतन रख रहे हैं, वो इस प्रकार के कार्य और कर सकें फ्यूचर में। और फिर गाइज उसके बाद है कि शिक्षक शिक्षण के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास करके उसको भावी जीवन के लिए तैयार करता है। भावी जीवन यानी कि फ्यूचर, उसके भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। उसका सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उसका सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, चारित्रिक विकास, इस सभी प्रकार का हम उसका विकास करें। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का हम सभी प्रकार का विकास करें ताकि वो देश के सहयोग कर सकें, देश के आने वाले कामों को में वो भी भाग ले सकें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा करें। ये भी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। फिर गाइस उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है कि शिक्षक शिक्षण के माध्यम से बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करके सामाजिक समायोजन में सहायता करता है। संवेग यानी कि जो क्रोध, इच्छा या हर्ष, उल्लास, ये सभी जो भावनाएं हैं इनका सही तरीके से वो यूज कर सकें, इन सब को हम ट्रेंड कर सकते हैं टीचिंग के माध्यम से। तो गाइज आज का लेक्चर बहुत थोड़ा बड़ा था डेली की अपेक्षा। तो गाइज अगर आपको थोड़ा कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में उसे बताइए, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। तो गाइज मुझे उम्मीद है बाकी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।